हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है निकिता चौहान और आप देख रहे हो द हिंदू की कंप्लीट एनालिसिस। सो आज है 16th ऑफ दिसंबर। सो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने एक वीडियो शूट किया था, आपको ना उसकी लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगी या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। अग्नि 5 मिसाइल जो थी ना, उसका एक सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है। ये जो मिसाइल है ना, इसकी रेंज 500 किलोमीटर्स की कह रहे हैं, बट 500 से 5000 से 5500 किलोमीटर्स तक की है रेंज इसकी। इसका सक्सेसफुल टेस्ट यहाँ से, ये जो एरो दिख रहा है ना आपको, यहाँ उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड है, वहाँ से किया और इधर जाके ये मिसाइल पहुँची ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल बगल से। अब वो पूरा डिटेल में देखना ना तो वीडियो है वो देख लेना। अच्छा, एक इसके अंदर याद रखना कि एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। न्यूक्लियर कैपेबल तो मतलब समझ आ गया कि इसका जो वॉरहेड होता है ना, ऊपर का पार्ट ऐसे ट्रायंगल शेप में होता है इसका वॉरहेड। जो ट्रायंगल शेप का वॉरहेड होता है ना, उसके अंदर न्यूक्लियर कैपेबल सब्सटेंस आप भर के उसे ब्लास्ट करवा सकते हो, एक न्यूक्लियर अटैक कर सकते हो इस मिसाइल से। अब बैलिस्टिक मिसाइल कैसी होती है ना, रुकिए मैं बताती हूँ। बैलिस्टिक मिसाइल देखिए, एक सेकेंड। बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे जाती है। अब समझो कि ये है एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट से ये ऐसे करके गई। वेरएज़ क्रूज मिसाइल ना ऐसे जाती है, सीधे जाती है और जहाँ पर टारगेट होता है वहाँ शूट करती है। ये डिफरेंस होता है। ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल, ये होती है क्रूज मिसाइल। ठीक है। अब इसके अंदर यही है कि अब्दुल कलाम आइलैंड से ये टेस्ट किया गया और ये उड़ीसा के कोस्ट पे, और ये मतलब अगर इसे मारेंगे ना मिसाइल को इंडिया के यहाँ असम से, तो ये बीजिंग तक जा सकती है और तो और पूरे चाइना को ये कवर कर सकती है अपने एरिया में। ये देखो, ये जो एरिया दिख रहा है इधर से इतना लाइट ब्लू शेड में, ये एरिया अग्नि 5 मिसाइल कवर कर सकती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, अच्छा एक मिनट ये आर्टिकल्स जो था ना, ये आपका GS2 में इम्पॉर्टेंट है, GS3 के अंदर इम्पॉर्टेंट है, सॉरी GS3 के IR में इम्पॉर्टेंट है और साइंस एंड टेक में इम्पॉर्टेंट है। और ये ना आपको द हिंदू के पेज नंबर 13 पे मिल जाएगा। देन ये वाला एक्चुअली ना इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, ये आपके GS2 के अंदर इम्पॉर्टेंट है और ये आपको द हिंदू के पेज नंबर 13 में मिल जाएगा। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं, अब साइड में ये देखना। इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है ना, वो एज अ मनी, आप ना मनी अपने जो पार्टीज होती है, जैसे देखो पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो इलेक्शन में खड़ी है, तो उसे चाहिए होंगे इलेक्शन के कैंपेनिंग के लिए कुछ रुपए वगैरह। तो आप जैसे और मेरे जैसे लोग जो उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकते हैं। आप जाइए और जाके अपने रुपए दीजिए और उतने रुपए का आपको इलेक्टोरल बॉन्ड मिलेगा। आप ये बॉन्ड अपनी पार्टी को दे दीजिए, जिस पार्टी के आप फेवर में हो वो पार्टी ये बॉन्ड लेके, एक पेपर सा होता है ये बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड ना एक पेपर सा होता है और ये बॉन्ड आप अपनी पार्टी को दे दीजिए और आपकी पार्टी SBI, खाली SBI में काम करता है ये बॉन्ड, तो अपनी SBI में जाके वो रुपए ले सकती है। देखो, अवेलेबल इन स्पेसिफाइड ब्रांच ऑफ SBI। तो ये जो है ना, ये एज अ फंडिंग देता है इन शॉर्ट। बट इसका पीरियड जो होता है ना 10 दिन का होता है हर महीने, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में। तो यही जो पीरियड है ना, इसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो यही था इसके अंदर। तो इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट मंथ हियरिंग करेगा, उसके बारे में ही है। फिर ये आ गया न्यूज़ में कोलिजियम सिस्टम और जुडिशियल अपॉइंटमेंट के बारे में। तो ना किरण रिजिजू जी ने कहा है कि यही कि आप कोलिजियम सिस्टम यूज़ करते हो, तो कोलिजियम सिस्टम में क्या होता है, जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं। 4 जजेस और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं और वो अपॉइंट करते हैं एक जज को। देखो यहाँ लिखा है कोलिजियम सिस्टम में कुछ जजेस होते हैं और वही जजेस को अपॉइंट करते हैं।
तो ये है कोलिजन सिस्टम के बारे में। और NJAC जो लाए थे ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, वो लाए थे, वो ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया ये कह के कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर है उसे अफेक्ट करता है, हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अफेक्ट करता है। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, शॉर्ट ही है, डिटेल तो नहीं है, वो देख लेना, सारा क्लियर हो जाएगा। तो ना इसी के बारे में बात हो रही है। तो किरण रिजिजू जी कह रहे हैं कि आप ना कॉलेजियम सिस्टम को हटा के एक ऐसी बॉडी लाओ जिसमें जजेस के अलावा भी कोई हो, क्योंकि ना नेपोटिज्म होता है। नेपोटिज्म मतलब जो मुझे पसंद है मैं उसे ही अपॉइंट करूँगा, ऐसा किरण रिजिजू जी कह रहे हैं। वेरएस जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह ये कह रहे हैं कि जुडिशरी एक अलग ब्रांच है, हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर दी गई है, तो उसके अंदर जुडिशरी को अलग करके रखा है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तो फिर भी एक दूसरे के साथ में रहता है, बट जुडिशरी बिल्कुल अलग है और जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए, ऐसा जजेस कहते हैं। तो यही आए दिन न्यूज़ में रहता ही है, मतलब हर रोज़ ये एक आर्टिकल तो होगा ही जुडिशरी के ऊपर। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है GS2 के अंदर जुडिशरी में, और आज के न्यूज़पेपर में ये पेज नंबर 12 पे मिल जाएगा। देन ये वाला है गोल्ड के ऊपर, ये ना आपको बिजनेस पेज में मिल जाएगा। बिजनेस पेज में कौन से पेज पे है ये, पेज नंबर 16 पे, ठीक है, इकोनॉमी के पेज पे। तो ना ये गोल्ड बॉन्ड की बात में बात कर रहे हैं कि जो गोल्ड बॉन्ड है ना 2020 और 23 के 19 दिसंबर से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अच्छा, आप पूछोगे गोल्ड बॉन्ड क्या होता है ना। देखो गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, जैसे रुपए होता है ना, रुपए, सॉरी, आप गोल्ड परचेस करते हो ना तो उसे संभालना पड़ता है ना। और कई बार अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी परचेस कर लो तो उसकी वो बनाने की वो भी कटती है जब आप बेचने जाओ तब। तो ये गोल्ड बॉन्ड ऐसे होते हैं कि आपको एक पेपर दिया जाता है, उसके अंदर लिखा रहता है कि आपने इतना इतना गोल्ड परचेस किया, उस हिसाब से आज की जो मार्केट वैल्यू है, फिर जो फ्यूचर में जो मार्केट वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपको रुपए मिलेंगे। कितने साल बाद? 8 साल, 8 साल बाद, हाँ 8 साल बाद। यहाँ लिखा है देखो, 8 ईयर का टेन्योर, 8 ईयर के टेन्योर के बाद आपको उसके जो गोल्ड की प्राइस होगी उस टाइम पे वो मिलेगी, और साथ में 2.5 का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये है, और ये ना ये जो है ना परमानेंट है, अब बीच में निकाल नहीं सकते, परमानेंट टेन्योर है इसका। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर किसी को गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो तो वो इस पर ज़रूर जा सकता है, क्योंकि अगर आप स्टॉक्स में करो तो स्टॉक्स ऊपर नीचे होता है, वेरस गोल्ड की प्राइस फिर भी बढ़ती है, कम तो बहुत कम होती है। तो यही है। तो गोल्ड के बॉन्ड्स की जो डेट है ना वो स्टार्ट हो जाएगी 19 दिसंबर से, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है ये ट्राई जंक्शन के बारे में। चाइना ने ना फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। ये जो ट्राई जंक्शन दिख रहा है, यहाँ है चाइना, यहाँ है इंडिया का सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इस साइड जो है ना ये है नॉर्थ ईस्ट, और इस साइड है हमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब ऊपर है सिक्किम। तो चाइना इधर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दे रही है, दिख रहा है मेरा एरो, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दे रहा है। क्या कर रहा है, ट्राई जंक्शन पे ना रोप वे बना रहा है। रोप वे ऐसे होता है, देखो ये दिख रहा है, ये रोप वे बना रहे हैं और कुछ रोड्स को भी सही कर रहा है। तो देखो LAC के पास ये कर रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई पूछे इंडिया और चाइना की इंटरनेशनल बॉर्डर क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर कभी डिमार्केटेड हुई ही नहीं इंडिया और चाइना की। हम खाली LOC पे बात करते हैं। LOC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो जहाँ तक अपना कंट्रोल कर पाए वो हुई LOC। मतलब इंडिया की फोर्सेस जहाँ तक अपना कंट्रोल कर पा रही हैं वो इंडिया की टेरिटरी, चाइना जहाँ तक इसलिए चाइना की टेरिटरी। इसीलिए इतनी दिक्कत है, और चाइना चाहता भी नहीं है कि एक जो प्रॉपर डिमार्केटेड लाइन बने, वो चाहता भी नहीं है, हेंस ये इशू रहता है। तो ये जो तिब्बत वाला पार्ट है ना चाइना का, जो तिब्बत कब्जा लिया चाइना ने, उस पार्ट के अंदर इधर इस वाले एरिया में, ये एरो दिख रहा है आपको रेड, और ये मैं ब्लैक कलर का घुमा रही हूँ, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए, रोपवे और ट्राई जंक्शन स्टार्ट कर दिए। रिसेंट पास में कहीं कोई आर्टिकल वगैरह आ जाएगा, एडिटोरियल आ जाएगा इस पर भी, क्योंकि चाइना काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अच्छा ये मैंने बताया नहीं ना आपको,
ये वाला जो था ना चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये पेज नंबर फर्स्ट पे ही है और ये आपके GS 3 से इम्पोर्टेंट है IR में। देन ये रहा। अब ना बात ये कर रही है, वर्ल्ड बैंक का डेटा है कि अगर इंडिया जो है ना पॉल्यूशन जो फेस करेगा वो इंडिया का तो होगा ही, दूसरा साउथ एशिया से जो पॉल्यूशन आएगा वो भी, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सारी कंट्रीज़ में से जो पॉल्यूशन आएगा वो भी इंडिया को अफेक्ट करेगा। अब आप पूछोगे कैसे, तब ये देखो, इंडिया में ना ये समर की कंडीशन ये होती है कि इंडिया से जो हवा है ना वो ऊपर तरफ जाएगी, इधर पाकिस्तान में जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, ठीक है। बट विंटर्स में उल्टा होता है, उल्टी साइड से हवा आती है, तो उस टाइम पे ना पॉल्यूशन अफगानिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया की साइड आएगा। तो जो विंड सर्कुलेशन है, अगर इंडिया में पॉल्यूशन होगा ना तो वो दूसरी कंट्रीज़ में अफेक्ट करेगा और दूसरी कंट्रीज़ का होगा वो इंडिया में करेगा। साउथ एशिया की बात कर रही हूँ मैं। तो यही कह रहे हैं कि अगर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है ना इंडिया को और इन सब को, एयर पॉल्यूशन को, तो ना आपको साथ में पॉल्यूशन को टैकल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम अपना देख लेंगे अब अपना देखो, ऐसा वर्ल्ड बैंक का डेटा कह रहा है। और आपको ये देखना है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC में। और ये 5 बैंक्स जो है ना, इन सारी बैंक को मिला के वर्ल्ड बैंक बनी है, ठीक। ये था वर्ल्ड बैंक के बारे में। एंड हाँ, अब ये बता तो दिया मैंने, ये कौन से पेज नंबर 14 पे है ये वर्ल्ड बैंक का डेटा वाला। फिर नेक्स्ट ये RTI वाला, ये लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले ये देख ले। देखो रिसेंटली ना तमिलनाडु ने फ्रांस में एक ये हो रहा था ऑक्शन, तो उस ऑक्शन में ना ये नटराज जी है ना, इनकी स्टैचू का ऑक्शन किया जा रहा था। तो तमिलनाडु ने कहा कि नहीं, ये गलत है, ये ना हमारा स्टैचू है, ये हम चुराया था 1972 में। और जो ये UNESCO ने कहा है कि अगर कोई ऐसी पता हो चुराई हुई चीज़ हो तो वापस करो। तो इन्होंने ये जो ऑक्शन है ये रोक दिया, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, ये कह के कि ये चुराई हुई है, आप इसे ऑक्शन में नहीं डाल सकते। तो इसी के बारे में बात है। अब कितने का ऑक्शन हुआ, ये होने वाला था, क्या प्राइस लग रही थी वगैरह वगैरह, ये मत पढ़, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए ना, ये इंपॉर्टेंट है GS 1 के पेपर से। GS 1 के अंदर आर्ट एंड कल्चर का जो पेपर आता है ना, उसके अंदर आपसे पूछ सकते हैं नटराज के बारे में। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा है। नटराज कौन सा है, लॉर्ड ऑफ डांस है, शिव भगवान है। तो आपको ये पता है नटराज वाला डांस शिव भगवान ने कब किया था? एक्चुअली ना जब सती जी जो पार्वती जी थे ना, पार्वती नाम था उनके, नहीं पहले उनका जो जन्म हुआ था ना तब उनका नाम सती था। तो जब वो सती थी ना, उनके फादर ने उन्हें बुलाया और उनके सही से वेलकम नहीं किया, तो वो तभी की तभी आग में अपने आप को उन्होंने डाल लिया था। ऐसा हुआ था कि उन्हें शिव भगवान पसंद नहीं थे उनके फादर को, तो उन्होंने शिव भगवान को नहीं बुलाया। तो सती जी जब बिना बुलाए उधर गई ना, तो उन्होंने देखा कि शिव भगवान की जगह ही नहीं उधर, तो उन्होंने उस अग्नि के अंदर जाके अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इस बात से शिव भगवान को बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने नटराज वेश धारण कर लिया था। तो उसी के बारे में है। तो ये डांस है, कॉस्मिक डांस है शिव भगवान का, और पर्टिकुलरली साउथ इंडिया के अंदर ये नटराज की मूर्ति हैं और ये वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अपर हैंड में इन्होंने डमरू लेके रखा है। डमरू का जो सिग्निफिकेंस है, उसका मतलब जो क्रिएशन है ना, वो साउंड डमरू के साउंड से है। अब सेकंड, अपर लेफ्ट हैंड में इनके अपर लेफ्ट हैंड में फायर है। देखो, रुकिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए अपर लेफ्ट हैंड में फायर है, दिख रही है फायर। फिर ये जो फायर है ना, ये डिस्ट्रक्शन दिखाता है। फिर देन उनके लोअर राइट हैंड में के अभय मुद्रा है, जो डिवोशन का साइन है। देखो ये लोअर हैंड अभय मुद्रा। फिर लोअर हैंड, हाँ, फुट सैल्वेशन का दिखा रहा है। और ये सारे सिंबल्स हैं वगैरह वगैरह, ये पूरा आप पढ़ लेना, ठीक है। आप ना नॉर्मली वो आर्ट एंड कल्चर की बुक उठाना और उसमें नटराज वाला टॉपिक कवर कर लेना, क्योंकि न्यूज़ में है तो आ सकता है। फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, अच्छा, राज्यसभा ने ये कहा कि स्टेट्स ना अपने लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पे लॉ बना सकता है।
गोवा ने ऑलरेडी लॉ बना के रखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, और उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड में भी स्टार्ट हो गया है प्रोसेस, और गुजरात भी करने वाला है। ये बात इसमें की है कि ये जो मैरिज और डिवोर्स ये सारे हैं ना स्टेट, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं ना, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट दोनों लॉ बना सकते हैं इस पर। सो कॉन्करेंट लिस्ट पे आता है तो आप लॉ बना सकते हो, और इसके लिए आप स्टेप्स उठाओ, लॉ बनाओ, ऐसा कहा राज्यसभा में। तो इसी के बारे में बात हो रही है। तो पहले देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है ना, पूरी, एक सेकेंड रुकना, हाँ ये रहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड ना पूरी कंट्री में एक लॉ हो हर रिलीजियस कम्युनिटी का, कौन से मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन और इन सारे पॉइंट्स पे। और इसके बारे में ना DPSP के आर्टिकल 44 में बात की गई है कि एक यूनिफॉर्म लॉ बनाओ पूरी टेरिटरी का सभी सिटीजन्स के लिए। तो यही है। बट आर्टिकल 37 जो है ना DPS का, वो ये कहता है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है, बट इसके प्रिंसिपल्स गवर्नेंस के टाइम पे काम आते हैं, फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए। इसलिए जो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स हैं वो इस फंडामेंटल को फॉलो कर रहे हैं। उनका कोई पर्सनल मोटिव नहीं है, बस उनका काम है DPSP के हिसाब से चलना, सो वो वही कर रहा है। अच्छा, अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि ना कम्युनल पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा चलती है ना, इंडिया है, तो ये एक दिक्कत है। दूसरा ना कॉन्स्टिट्यूशन हर्डल। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 देता है कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोपोगेट रिलीजन, बट ये भूल जा रहे हैं कि रिलीजन जो आर्टिकल राइट टू रिलीजन जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो रिलीजन ऑफ फेथ कह रहे हैं। आपको फेथ की फ्रीडम है, आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैरिज वगैरह के अंदर आप फेथ घुसा रहे हो, वो नहीं आता इसमें, ठीक है। तो यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, थोड़ा सा आप ऊपर से देख लेना। देन हाँ, अब ये रह गया RTI के बारे में बात की है इसके अंदर। ये ना आपके पेज नंबर कौन सा है, 9 पे है। सो एक सेकेंड ज़रा जूम इन कर लें इसमें, ठीक है। ये है RTI के बारे में, क्या पर्पस था, क्या वो अचीव कर पाए। ये 2 लोग हैं ना, इन्होंने लिखा है पूरा। इसका मैं शॉर्ट में बताऊं तो इन्होंने यही कहा है कि RTI बहुत अच्छा ऐप है, मतलब नॉर्मल पीपल गवर्नमेंट से पूछ पा रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन दो, आप जो प्रोसेस, आप जो स्कीम वगैरह चला रहे हो उसकी, तो बहुत अच्छा है। दूसरा इन्होंने पूछा क्या इसके लिए इकोनॉमिक एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है RTI के फॉर्म को फिल करने के लिए, मतलब आप गवर्नमेंट को कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसके अंदर आपको एक्सपर्ट होना ज़रूरी है क्या। तो नहीं, ऐसा नहीं है, एक्सपर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल वे है वगैरह वगैरह। और उन्होंने कहा कि अगर हम सिंपल क्वेश्चन पूछें ना RTI के अंदर तो उसका तो रिप्लाई आ जाता है, बट अगर हम पूछें कि ऑक्सीजन सिलेंडर का क्या हुआ, क्यों नहीं आए वगैरह वगैरह, ऐसे क्वेश्चन पूछे ना तो वो जल्दी रिप्लाई नहीं देते, और वो कहते हैं इसके बारे में हमारे पास डेटा नहीं है। बट ये कह रहे हैं कि डेटा तो उनके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट संभाल रहे हैं ना वो लोग, डेटा क्यों नहीं है उनके पास वगैरह वगैरह। मतलब यही है कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही गवर्नमेंट, उन्हें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का भी आंसर देना चाहिए। और भी काफ़ी सारी बातें हैं इसके अंदर, डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बात की है, तो ना आप ये आर्टिकल पूरा आराम से बैठ के पढ़ लेना, बस यही है। पूरा एनालिसिस कर लिया। देखिए ये पहला ये वाला आर्टिकल देखा था ट्राई जंक्शन के बारे में, फिर तो कोई है नहीं इसमें इतना इम्पोर्टेंट। फिर इसके अंदर ये नटराज की स्टैचू के बारे में देखा हमने। देन इस पेज के अंदर ये वाला मैंने आपसे पढ़ने के लिए कहा है, शॉर्ट बता दिया था इसमें। ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट के बारे में है, किरण रिजिजू जी के स्टेटमेंट का। फिर इसके अंदर जो इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम है उसके बारे में बात की हमने। फिर ये अग्नि 5 मिसाइल की बारे में। देन हाँ, यहाँ ये गोल्ड बॉन्ड के बारे में बात की। तो यही है आज का पूरा एनालिसिस। सो होप सो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो। थैंक यू।